गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस लॉ के आगे देखेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था। कल हम लोग की जो क्लास थी वो बहुत ही बेसिक क्लास थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या स्केलर है कि वेक्टर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेते हैं, ये सब चीज़ें कल हम लोगों ने देखी। और गॉस लॉ का बेसिक जो इनिशियल डेफिनेशन है, बस वो हम लोगों ने देखा था कि गॉस लॉ क्या बताता है। गॉस लॉ बताता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज्ड और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। हम जानते हैं, हमने कल देखा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो वी कैन राइट दैट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये हम लोगों ने कल देखा था गॉस लॉ के बारे में। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए अब हम लोग गॉस लॉ के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी गॉस लॉ की देखते हैं। उसके बाद फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर गॉस लॉ से कूलम्स लॉ का डेरिवेशन देखेंगे। ये तीन चीजें आज हम अपने क्लास में देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। चलिए देखिए, गॉस लॉ का जो बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, जो गॉस लॉ का बेसिक स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर सपोज दैट कोई क्लोज सरफेस है, क्या है, क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस कैसा हो सकता है? क्लोज्ड सरफेस कैसा भी हो सकता है, वो रेगुलर भी हो सकता है और इर्रेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर का मतलब, फॉर एग्जांपल, रेगुलर के लिए आप ले लीजिए सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब। ये कैसे सरफेस है? ये रेगुलर सरफेस है। रेगुलर सरफेस मतलब जिसका सरफेस एरिया आप आसानी से कैलकुलेट कर सके, ठीक है। इरेगुलर में कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस आ सकता है, इस तरीके से बना हुआ, क्लोज बना हुआ, या किसी भी तरीके से क्लोज बना हुआ कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस एक क्लोज सरफेस के, एक इरेगुलर सरफेस के रूप में आ सकता है। तो गॉस लॉ कहीं से भी ये पाबंदी नहीं लगाता है कि जो हमारा सरफेस होगा, जो क्लोज सरफेस होगा, वो कैसा होगा। गॉस लॉ इसकी पूरी छूट देता है कि सरफेस आपका इरेगुलर आर्बिट्रेरी भी हो सकता है या कोई रेगुलर सिमेट्रिक सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर सिमेट्रिक सरफेस सिलेंडर, स्फीयर और क्यूब, बेसिकली यही तीन होते हैं। तो गॉस लॉ पूरी आजादी देता है कि आप चाहिए तो सरफेस इरेगुलर लीजिए, आप चाहिए तो सरफेस रेगुलर और सिमेट्रिक लीजिए। सपोज दैट एक चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज है। अब इस एक चार्ज को आप एक चार्ज के चारों तरफ, मान लीजिए एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इस चार्ज के चारों तरफ आप जो सरफेस, जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, पहली बात, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ये रियल सरफेस नहीं होता है। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। ये कैसा सरफेस होता है? इमेजिनरी, इट इज नॉट अ रियल सरफेस। अब इस चार्ज के चारों तरफ आप जो सरफेस बनाएंगे वो कैसा हो सकता है? वो एक रेगुलर सिमेट्रिक स्फीयर भी हो सकता है, या आप उसके साथ चारों तरफ इस तरीके से कोई इरेगुलर गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों केस में, इन दोनों केस में फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम आएगा। बात समझ में आई? इन दोनों केस में फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम आएगा। ये चीज समझ में आई? तो ये चीज समझ में आ गई कि गॉस लॉ ये जो सरफेस की ज्योमेट्री के बारे में कोई बात नहीं करता है, वो आपको एकदम फ्री छोड़ देता है कि आप सरफेस की ज्योमेट्री कैसी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स उस सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। ये तो आप लोगों को पता होगा, कल बताया था मैंने। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। अब एक बार बताइए, ये जो सिमेट्रिकल सरफेस है, जो रेगुलर सरफेस है, इनका सरफेस एरिया निकालना आसान है या इस तरह की कोई आर्बिट्रेरी सरफेस का सरफेस एरिया निकालना आसान है? सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है 2 पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये और क्या नाम है, क्यूब का भी सरफेस एरिया हमें पता है। लेकिन इस तरह का कोई आर्बिट्रेरी सरफेस बन जाएगा तो उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना क्या हमारे लिए आसान होगा? नहीं होगा।
इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी सरफेस लेंगे वो सरफेस कैसा लेंगे, अपनी सहूलियत के लिए। हालांकि गॉस लॉ ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा है कि आप कैसा सरफेस लेंगे, वो ज्योमेट्री के लिए आपको फ्री छोड़ दिया कि आप कोई भी ज्योमेट्री जो मन में आए वो आप बना लीजिए। लेकिन फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, फॉर द ease of calculation, we will take symmetrical surface in our equations to solve the electric field due to various infinitely long wire, infinitely large sheet, plane sheet, or various examples. Okay, we will take symmetrical regular surface for our own comfort. Okay. हालांकि गॉस लॉ ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं लगाता है, तो आप इसका पहला लिख लीजिए कि गॉस लॉ डजंट टॉक अबाउट और डजंट रिस्ट्रिक्ट अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके, लिख लीजिए फर्स्ट में कि गॉस लॉ डजंट रिस्ट्रिक्ट अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके, you can take whatever geometry you want. Second, सेकेंड पॉइंट, सपोज दैट कोई आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, ठीक है। इसके अंदर एक चार्ज है प्लस Q1, दूसरा चार्ज है प्लस Q2, तीसरा चार्ज है माइनस Q3, चौथा चार्ज है माइनस Q4, पांचवा चार्ज है प्लस Q5 और छठा चार्ज है माइनस Q6। अब पूछ रहा है इससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, ठीक है। अब देखिए इस केस में जहां पर गॉसियन सरफेस के अंदर एक से ज्यादा चार्ज हो, इन द केस इन विच गॉसियन सरफेस कंटेन्स more than one charges, then in this case phi is equal to, we know that according to the Gauss law, E dot ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught, we know it. And if the Gaussian surface encloses more than one charges, then this Q enclosed will be total algebraic sum of the total charge. Algebraic sum of the total charge. Algebraic sum means this is plus Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4 plus Q5 एंड माइनस Q6। हम इसके गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज दिए होंगे हम उन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक सम करेंगे, मतलब उनको उनके प्लस माइनस साइन के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, Q इनक्लोज्ड। क्लियर। ये सेकंड है कि अगर गॉसियन सरफेस एक से ज्यादा चार्ज कंटेन कर रहा है तो Q इनक्लोज क्या होगा, Q इनक्लोज होगा उन सारे चार्ज का एल्जेब्रिक सम के बराबर। इफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजेस मोर देन वन चार्जेस देन Q इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। प्लीज नोट इट डाउन। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए कि if the Gaussian surface, ये second property Gauss law की, if the Gaussian surface encloses more than one charge, then Q enclosed by the Gaussian surface will always be equal to the total algebraic sum of the total charge. Okay, algebraic sum of the total charge. Please note it down. हो गया? चलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इसके बारे में नेक्स्ट एक बात और गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले जान लीजिए। सपोज दैट ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर तीन चार्ज है, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, एक बाहर चार्ज है प्लस Q4, एक और इधर चार्ज है माइनस Q5। ठीक है। अब देखिए यहां पर भी अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक बात समझिए कि जो उस सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल और केवल इनक्लोज्ड चार्ज से अफेक्टेड होगा। जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसे समझिए कि वी कैन राइट दैट
E dot ds is equal to q enclosed upon epsilon naught, and E dot ds is equal to phi is equal to q enclosed upon epsilon naught. तो in this case ये जो Q4 है और ये Q5 है, आप ध्यान से देखिए, ये इस गॉसियन सरफेस से इंक्लोज्ड नहीं है, तो ये गॉसियन, ये जो दोनों चार्ज है, ये इन तीनों चार्ज की वजह से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई असर नहीं डालेगा। मतलब Q इंक्लोज्ड ऑलवेज और ऑलवेज वही चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। अगर कोई गॉसियन सरफेस के बाहर होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल नॉट कंसीडर अ सिंगल चार्ज व्हिच इज आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस for the calculation of electric flux through that surface. ओके, ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है तो हम उसको Q enclosed में कंसीडर नहीं करेंगे। Q enclosed ऑलवेज वही होगा जो हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। जो गॉसियन सरफेस के बाहर होगा वो इनक्लोज नहीं होगा। क्लियर? तो ये बात लिख लीजिए। इन दिस केस फाई Q enclosed is only equal to Q1 minus Q2 plus Q3। Q4 और Q5 चूंकि गॉसियन सरफेस के बाहर है इसलिए वो एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, हो गया सबका। चलिए अब मैं आपको गॉस लॉ का प्रूफ बताता हूँ कि गॉस लॉ, अगर आपसे ये बोर्ड में, आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ही कई बार पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूफ द गॉस थ्योरम। तो आज हम लोग प्रूफ देखते हैं, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, चलिए। जो गॉस लॉ की स्टेटमेंट थी वो मैंने कल आप लोगों को लिखा दी थी। गॉस लॉ की स्टेटमेंट कल मैंने आप लोगों को लिखाई थी, बताई थी। कल मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बताई थी गॉस लॉ की कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट गॉस लॉ का यही कहता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस इनक्लोज सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। आज हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए। मैंने सपोज दैट एक आइसोलेटेड चार्ज लिया स्मॉल क्यू। कैसा चार्ज है? आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल क्यू ले लिया। ठीक है, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक, गॉसियन सरफेस कैसा? कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस लेंगे तो इसके द्वारा जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, when we will calculate the electric flux by this Gaussian surface, then we will find that phi is equal to E dot ds, and ds is the surface area of the surface, and when the surface is irregular and arbitrary, the calculation of ds will be very, very tough. We can calculate the ds for these kind of surfaces. So for our own convenience, we have to take a regular symmetric surface. So in this case, we will take sphere as our Gaussian surface. I am again repeating it. If we take any unsymmetric, arbitrary, ungeometrical surface, then the calculation of ds will be very tough and difficult for us. So for our own ease and comfort, for comfort of the calculation, we will take a symmetrical regular surface as our Gaussian surface. As per the Gauss law, there is no restriction about the shape and size of the Gaussian surface. So we will take a regular symmetric geometrical surface as a Gaussian surface. In this case, we are going to consider a sphere as our Gaussian surface. Okay, so we will draw a sphere around the charge. And the radius of the sphere is r. Clear? हमने इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया एंड उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? r। अब ये प्लस चार्ज है। ओके, प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। ध्यान से समझिए,
दिस इज प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। ये देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। और अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो यार ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल भी, इस पर जो नॉर्मल होगा वो भी इसके सेंटर से पास होगा। ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि एनी परपेंडिकुलर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेंटर विल पास through the center of the circle. We know that any perpendicular on the circumference of a circle will pass through the center of the circle. मतलब अगर हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसके सेंटर से पास होता ही होता है। ये इसका जो आउटर लेयर है वो भी एक क्या नाम है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की तरह वर्क कर रहा है। तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ जाएगा, उसके सेंटर से जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। भाई हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया वेक्टर चाहिए। क्लियर? मान लिया हमने यहाँ पर छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, ये छोटा सा एरिया हमने मान लिया ds। कितना मान लिया हमने, ds। छोटा सा एरिया लिया, उस छोटे से एरिया की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, d होगा। इस छोटे से एरिया पे जब एरिया वेक्टर डाला तो वो किसकी पैरेलल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल गया। क्लियर? तो वी नो दैट, आप ये डायग्राम बना लीजिए फिर आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आप ये डायग्राम बना लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, डायग्राम बन गया सबका। चलिए अब मैं इधर आ जाता हूँ, इस साइड मैं लिखता हूँ। छोटा सा एरिया लिया ds, उस छोटे से एरिया पे हम लोगों ने एक क्या बनाया, एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम देख ही रहे हैं, छोटे से एरिया से क्या जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगी। ये तो सबको क्लियर है। चलिए, इस छोटे से एरिया की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो छोटा होगा, d phi e होगा। d phi e इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट e डॉट ds। We can write that d phi e is equal to e dot ds। हम ये लिख सकते हैं, यहाँ आप सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक, ds क्या होगा, ds होगा हमारा क्या, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया को जब इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल सरफेस तो ये क्या आएगा, इस पूरे का क्या आएगा, इस साइड में इंटीग्रेट होगा तो ये क्या आ जाएगा, फाई e इज इक्वल टू e, और ds इक्वल टू हो जाएगा s हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई e इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। पावर कट हो गया, थोड़ी सी लाइट की इशू होगी आप लोगों को, तो प्लीज थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट का और है, थोड़ा सा लाइट अगर आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मेरी आवाज सुनने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर मिल गया। यहाँ तक कोई समस्या? ये r आया, इसका रेडियस r है। ठीक है, अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये एक चार्ज है q, और इस q चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये पॉइंट p, जो जहां पर हमने सरफेस छोटा सा स्मॉल एरिया लिया था ds, यहां पर ले लिया पॉइंट p। तो एक चार्ज की वजह से p पॉइंट डिस्टेंस पर, जो कि p पॉइंट पर, जो कि उससे r डिस्टेंस पर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है k q अपॉन r स्क्वायर, वे k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, डिस्टेंस, q क्या है, चार्ज। तो वी कैन राइट दैट फाई e इज इक्वल टू, हम लोग यहां लिख सकते हैं फाई e इज इक्वल टू e की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 1 e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है। इस e की वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पुट करी, तो e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो सरफेस एरिया ds आया हमारा कैलकुलेट होकर के। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आया फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कैन राइट दैट E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ यही तो कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके द्वारा इनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। देखिए ये यहाँ से प्रूफ हो गया, ये समझ में आया, प्लीज नोट इट डाउन।
तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये एक तरीके से गॉस थ्योरम का हमने प्रूव कर दिया कि गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस द्वारा इंक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। ये देखिए इस फॉर्मूले से हम लोगों ने इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखा दिया। आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि दो स्फीयर है, एक है S1 ठीक है, एक है S1 ये अंदर वाला और S2 है बाहर वाला। ठीक है, अंदर वाला स्फीयर जो चार्ज कंटेन कर रहा है वो है चार्ज Q, ठीक, और बाहर वाला स्फीयर जो चार्ज कंटेन कर रहा है वो है चार्ज 2Q। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन दोनों से पास होने वाला यानी स्फीयर 1 और स्फीयर 2 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? टू कंसेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2 enclosed charge Q and 2Q respectively. Two concentric sphere S1 and S2 enclosed charge Q and 2Q respectively as per shown in figure. Then find the ratio of electric flux passing through them. Then find the ratio of electric flux passing through them. क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कंसेंट्रिक स्फीयर S1 है और S2 है। S1 कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है Q और S2 कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है 2Q। तो इन दोनों से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इनका रेशियो क्या होगा, यानी अगर S1 से phi1 जा रहा है और S2 से phi2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है तो phi1 और phi2 का रेशियो क्या होगा कैलकुलेट करिए। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट करिए फटाफट से। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि पास हो रहा है S1 से। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 उसको हमने नाम दे दिया phi1 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 उसको हमने नाम दे दिया phi2। हमें phi1 नहीं पता, हमें phi2 नहीं पता। चलिए अब निकालते सबसे पहले phi1। वी नो दैट phi1 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi1 इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi1 किसकी वजह से है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? S1 की वजह से। तो ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? Q चार्ज। तो वी कैन राइट दैट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो स्फीयर है अंदर वाला, ये जो 2Q चार्ज है इस स्फीयर के क्या है? बाहर है। अगर हम इस वाले सरफेस को पहले वाले केस में इसको भूल जाए, बड़े वाले को, सिर्फ छोटे वाले को देखें तो ये जो सरफेस है ये क्या है हमारे लिए? गॉसियन सरफेस है। और ये 2Q चार्ज क्या है? इस गॉसियन सरफेस के क्या है? बाहर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, हम ये बाहर वाले को भूल जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अंदर वाला भी लिया है हमने। तो ये जो सरफेस है, ये जो आउटर लेयर है, ये जो सर्कमफेरेंस से दिख रहा है, ये इसको हम क्या मान ले? इसको हम मान ले गॉसियन सरफेस। और जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होगा हम उसको टोटल इनक्लोज चार्ज में कंसीडर नहीं करेंगे। वो इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई असर नहीं डालेगा। तो यहाँ पर टोटल इनक्लोज चार्ज कितना होगा? सिर्फ Q होगा। तो phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये समझ में आ गया? phi1। अब चलिए बात करते हैं phi2 की। जब हम phi2 लेंगे तो ये बड़ा वाला लेंगे। अब अंदर वाले को भूल जाइए, ये अंदर वाला भूल जाइए। अब देखिए इस बड़े वाले में Q चार्ज भी बड़े वाले स्फीयर के अंदर है और 2Q चार्ज भी बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। तो मैंने अभी बताया था कि जब टोटल चार्ज एक से ज्यादा हो, किसी भी स्फीयर द्वारा कंसिस्ट चार्ज एक से ज्यादा हो, तो इस केस में सारे चार्ज का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ये बड़ा वाला स्फीयर लेंगे तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, दोनों चार्ज बड़े वाले के अंदर ही होगा। ये छोटा वाला गायब हो गया है, हमारा सरफेस ये है। तो जब ये दोनों चार्ज छोटे वाले के अंदर ही, बड़े वाले के अंदर ही होगा, तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो phi इज इक्वल टू Q प्लस 2Q हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन इज इक्वल टू 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है क्या?
हमें निकालना है phi 2 upon phi 1. We have to calculate phi 2 upon phi 1. Phi 2 upon phi 1 is equal to 3q upon epsilon naught divided by q upon epsilon naught. तो ये हो जाएगा q से q, epsilon से epsilon, then phi 2 is to phi 1 is equal to 3 is to 1. समझ में आया? प्लीज नोट इट डाउन. हो गया? चलिए, आज आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया है. थैंक यू. एक्चुअली आज मौसम बाहर का बहुत खराब है और पावर कट भी हो चुका है, लाइट धीरे धीरे कम हो रही है, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं. बाकी अगर लाइट अभी आ जाती है, लाइट सही हो जाती है, तो अभी और एक्स्ट्रा क्लास में लेकर के फिर आपको ये पोस्ट कर दूंगा. अदरवाइज बाकी क्लासेस कल होंगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.